गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्ट 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। संविधान के जो 312 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका जो पार्ट नंबर 9 है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये जो 312 प्रश्नों की सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको 100% इनसे इससे मिलेंगे और ये जो 312 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये पूरे संविधान पूरी पॉलिटी जो होती है उससे आपको निचोड़ है उसका एकदम सार है, यानी उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें उसको कराया जा रहा है। तो इस जो सीरीज चल रही है तो इसको आप अगर यूपीएसआई स्पेशल यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देखना ना भूलें और जितनी वीडियो इसके पहले पड़ी है पार्ट 8 तक उसको भी देखें, क्योंकि यह बहुत ही आपको सहायक होगा आने वाली परीक्षाओं में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सॉरी दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, ऑप्शन नंबर ए है, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, बी है मंडल प्रणाली प्रारंभ की, सी है चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, या डी है चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा सही होगा। राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। आपको इस क्वेश्चन के लैंग्वेज बदल बदल के कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें आपको ये बताना कि इसका क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ए, वो आपका सही होगा। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, राजस्थान में पहला राज्य है जिसमें स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो प्रथम राज्य कौन है जहाँ पे पंचायती राज की शुरुआत की गई, तो आप लोग बताते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंजाब के नागौर जिले में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही क्वेश्चन होता है ना, तो केवल उसका लैंग्वेज चेंज किया है और लैंग्वेज फॉर्म में पूछा है। क्वेश्चन वही है, केवल लैंग्वेज चेंज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6 साल, ऑप्शन नंबर बी है 2 साल, ऑप्शन नंबर सी है 3 साल, या ऑप्शन नंबर डी है 5 साल। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, और आपको ये भी बताना है कि जो वित्त आयोग का गठन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, और ये भी बताना है कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और आपको यह भी बताना है कि यह कौन सा वित्त आयोग प्रथम में चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन तैयार कराने की कोशिश की जाती है इस चैनल पे। और इस वीडियो में जो आपका ये वीडियो चल रहा है, यह देखिए आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके पहले मतलब जो यूपीएसआई का हमारा पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए
देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन तो डी होगा। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये 280 में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में, और हर 5 वर्ष पे गठन होता है। और ये संवैधानिक है या असंवैधानिक? तो ये संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। ये संवैधानिक है, इसलिए संविधान में वर्णन है, इसलिए संवैधानिक है। जिस किसी का वर्णन संविधान में होता है वो संवैधानिक होता है, जिसका संविधान में नहीं होता वह असंवैधानिक होता है। एक होता है कानून विधि, जैसे कानून के द्वारा, तो जिसका कानून के द्वारा बनाया जाता है वह कानूनी अधिकार होता है। और अभी मैंने पूछा कि ये कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह, एन.के. सिंह है। तो आपको ये क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हुए। तो याद रखिएगा, अभी जो है एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं, और 15वां वित्त आयोग चल रहा है जो 2021 तक चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित करता है और प्रतिधारित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेलवे, बी औषधि निर्माण पर उत्पादन शुल्क, सी आयकर पर अधिभार, या डी मुद्रा शुल्क। तो आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऐसा कर है जो रेलवे लगाता भी है और एकत्रित केंद्र लगाता है और एकत्रित भी करता है। वो कौन सा कर है जो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं? यानी एकत्रित करके उसको बांटता है, एकत्रित भी करता है उसको बांटता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आयकर पर अधिभार। जो आयकर होता है, आप लोग देखते होते हैं कि आयकर भरना, रिटर्न आयकर भरने की जो डेट है यह है, वह है। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाता है, और उसे जब उसके पास जाता है तो वह बराबर के हिसाब से जो भी आपको उचित होता है वह केंद्र और राज्यों में बांट देता है। केंद्र जो होता है वह राज्यों में बांट देता है। तो यह आयकर केंद्र लगाता है, एकत्रित करता है, लगाता भी है और एकत्रित भी करता है और बांटता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय करार या संधि होती है वह जो उसमें जो राज्य सूची का जो विषय होता है, संसद उस पर कौन कानून बना सकता है, वो कौन कौन से हैं? पहला है पी कूट के ऑप्शन में दिया गया है, और 4 कूट दिए गए हैं, चारों में आपको बताना है। पी दिया है व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। क्यू है अपहरण विरोधी अधिनियम। तो यह 2 ऑप्शन दिया है, और कूट जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो कूट होगा वह सही होगा। पी क्यू दोनों सही होगा, केवल पी सही होगा, या केवल क्यू होगा, या न तो पी होगा या तो न क्यू होगा। तो आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो आपका सही होगा। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए वो आपका सही होगा, पी और क्यू दोनों। ऑप्शन नंबर ए पी और क्यू दोनों जो होगा वह आपका सही होगा दिए गए विकल्प में।
यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार पे भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है और अपहरण विरोधी अधिनियम पे भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 355, बी है 256, सी है 324 या डी है 320। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है वह सही होगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और आप ये बताएं कि जो भारत का चुनाव आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है और वह किस किस का चुनाव का संचालन करता है। जो चुनाव आयोग होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ये याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो चुनाव आयोग है वह 1 सदस्य है, 4 सदस्य है, 3 सदस्य या 2 सदस्य है। तो आप क्या बताएंगे? अभी जो हमारा चुनाव आयोग है पहले तो आता है कि वह 1 सदस्य या बहुसदस्य होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि वह 1 सदस्य या बहुसदस्य है। आपको बताना है कि वह अभी 1 सदस्य नहीं है, अभी बहुसदस्य है। और उसमें भी क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर पूछता है कि बहुसदस्य में कितने सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कि उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर अभी पूछा जाए कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो काफ़ी लोग बताएंगे ना सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा नहीं है क्योंकि वो चेंज हो चुके हैं। अभी ये सुशील चंद्रा जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वह सुशील चंद्रा है अभी प्रेजेंट टाइम में। और राजीव कुमार जो हैं हमारे सहायक चुनाव आयुक्त हैं। और हमने अभी पूछा कि आपको यह चुनाव जो आयोग है वो किस किस का चुनाव कराता है। तो चुनाव आयोग जो है वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। और जो स्थानीय चुनाव होता है उसका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये भी आप याद रखिएगा। ये हैं आपके एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन। और यही तो आप 100% याद रखें। जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हमारे सुशील चंद्रा हैं और अन्य सहायक राजीव कुमार है। ये जो अन्य सहायक हैं अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था 6 अप्रैल को का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का था। 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि अभी हाल ही में किस उपचुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है। तो वह भी राजीव कुमार थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और अगर इनको हटाया जाना हो, अगर इनको अपने पद से हटाया जाना हो तो कैसे हटाया जाएगा? क्या राष्ट्रपति हटा सकता है या संसद हटा सकती है? कौन हटा सकता है? तो इसमें क्या है कि इसका जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो उसके हटाने की प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से इसे चुनाव आयोग के अध्यक्ष को भी हटाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि होता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, महाभियोग की प्रक्रिया वो किस के बारे में है? तो केवल राष्ट्रपति के बारे में ही महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। हम लोग जैसे कि वो कहते हैं ना कि क्या जो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन उसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है महाभियोग का।
महाभियोग का वर्णन केवल राष्ट्रपति के लिए ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा ये वीडियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में 2/3 से अधिक विशेष बहुमत हो। बी, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करें तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। ऑप्शन नंबर सी है, उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के 1/3 हिस्से से। ऑप्शन नंबर डी है, उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करें तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। अभी तो यह राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन है। इसके पहले जैसे कि अगर पूछे कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो क्या बताएंगे आप? तो राष्ट्रपति शासन 356 में है और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल वो 360 में है। जो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है वो कभी अभी तक कभी लगा ही नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करें कि कभी भारत में लगे भी ना, बहुत दिक्कत होती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1984, बी है 1985, सी है 1986 या डी है 1988। आपको बताना है कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया, और आपको ये भी बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था और इसमें क्या होता है ये भी बताना है। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में यह राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समय लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इसमें यह है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि चुनाव किसी पार्टी से जीते और लालच कोई अदर पार्टी अगर दे रही थी तो इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले जाते थे। तो इससे बहुत राजनीतिक या और बहुत मौलिक हानि होती थी। इसलिए इन्होंने लगाया कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर उसका 1/3 अगर जा रहा है, 1/3 उस पार्टी का जा रहा है, तब वो पार्टी विघटित मानी जाएगी। बट अगर आप अकेले जा रहे हैं या 1/3 से कम जा रहे हैं तो आपका जो अगर उसमें जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्री, डी है लोकसभा। तो आपको ये चार ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बस सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? और ये भी बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आपको बताना चाहेंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है वह अनुच्छेद 148 से 152 में है। 148 से 152 तक है। और इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति, यानी सीएजी कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करता है। और अभी हमारे कैग कौन है? अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है? अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पूर्व राज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल GS मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू वह हमारे कैग हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वह कैग की ही नहीं, वह महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति कई ऐसी नियुक्तियां करता है। तो अधिकांशतः जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो यह ध्यान रखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आपको याद नहीं रहता है और आप तुक्का मारना चाहें तो वो राष्ट्रपति को ही मारे, नियुक्ति के बारे में अगर आता है ऐसा कोई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अभी देखिए, अभी इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो अब क्वेश्चन आ गया, इसका आप आंसर तो सही बता पाएंगे और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है संसद, सी है विधि मंत्री या डी है राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे कमेंट करें। सुझाव जो भी आपका है वो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेजिटेशन है या कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी पर्सनली प्रॉब्लम है तैयारी से लेकर, तो आप हमारा मेल आईडी है, मैं ईमेल आईडी आपको शेयर कर दे रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। DHARYADAV946@gmail.com। ये नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारा इसका जो आंसर होगा वो तो राष्ट्रपति होगा, जैसा कि आप लोग सभी लोग इसका टिक कर चुके होंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वह सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ए, ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुँचे, बी, वोट देने का अधिकार, सी, अमीरों को वोट देने का अधिकार, डी, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, ये आपका पूछ रहा है। और जो कि चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको टिक करना है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वोट देने का अधिकार।
जो वोट देने का अधिकार है वह हमारा मताधिकार से अभिप्राय है जो दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए। यह राजनीतिक दल के बारे में है कि यानी राष्ट्रीय दल का अगर उसे दर्जा प्राप्त करना हो यानी पंजीकृत दल का प्राप्त करना हो तो कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए उसको। ऑप्शन नंबर ए है 1%, बी है 2%, सी है 3% और या डी है 6%। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 6%। यदि वह 6% प्राप्त करता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों में 2 या 4 जो सीट है लोकसभा की वो प्राप्त करता है तो वह लोकसभा या राज्यसभा की सीट प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित हो सकता है या पंजीकृत हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और किसी दल, जैसे कि यह दिया है कि किसी दल यानी आपको राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो 6% तो पाना है पाना, तभी आप राजनीतिक दल में पंजीकृत हो सकते हैं। 6% किसी भी राज्य में, एक राज्य में 6%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। पी, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। क्यू है, संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रति हिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो यह दो ऑप्शन है, दो कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न तो पी न तो क्यू। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा उल्टा दे दिया है। 311 का क्यू में दिया है, 312 का पी में दिया है। यानी 311 जो होता है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसक कार्यवाही से बचाता है और 12 में इसका सिविल सेवकों की स्थापना का वर्णन किया गया है। तो ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। बी, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, केवल बी होगा या ए बी दोनों नहीं होगा, या केवल ए होगा, या डी ए और बी दोनों होगा। तो इसका जो ऑप्शन जैसे दिया है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ये तो करेक्ट है। ये जो पहला दिया है वो करेक्ट है। जैसे आपका दूसरा दिया है कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, यह गलत दिया है। यह गलत दिया है कि भारत के समस्त कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, गलत है। लोक सेवक कर्मचारी होते हैं सही है, लेकिन समस्त कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, ये गलत दिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल ए, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है। ए, मौलिक अधिकार, बी, संवैधानिक अधिकार, सी, कानूनी अधिकार, या डी, नैसर्गिक अधिकार। तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। करेक्ट ऑप्शन, चूज योर 232 क्वेश्चंस।
इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही होगा, कानूनी अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन क्या है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? ए है बाड़मेर जो राजस्थान में है, बी अरुणाचल पश्चिम जो अरुणाचल प्रदेश में है, सी लद्दाख या डी उत्तराखंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चार ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, लद्दाख। जो लद्दाख है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र। और पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो वो आपको बताना है दिल्ली का चांदनी चौक, जिसके सांसद अभी कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। यानी छोटा में चांदनी चौक है और बड़ा में लद्दाख है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, बी सुकुमार सेन, सी जीवी मावलंकर या डी टी स्वामीनाथन। तो आपको बताना कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा, सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और अभी में कौन है, तो अभी में सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और उनका वर्णन किस में है, 324 में, अनुच्छेद 324 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? ए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति, बी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या डी अनुसूचित जाति योजना आयोग। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही होगा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो गठन हुआ है वह एक संवैधानिक निकाय है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सांस्कृतिक हित को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ए है 343, बी है 344, सी है 345 या डी है 346। तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और चार ऑप्शन में बताना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा। सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सी होगा 345। अनुच्छेद 345 में राजभाषा या भाषाएं अपनाने की जो प्रक्रिया है वह आपको दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, संविधान के अनुसार
इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बी, अंग्रेजी, सी, हिंदी, डी, हिंदी और अंग्रेजी। यह भी देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, अगर ये पूछता कि इस राज्य की भाषा कौन है, तब तो हमारी हिंदी हो जाती। जितने लोगों ने हिंदी को टिक किया है वह लोग इसी बात को कंफ्यूज हैं कि वह राष्ट्रीय पूछा है या राजकीय पूछा है। अगर राजभाषा या राजकीय भाषा पूछता तो हिंदी होता, और उसने पूछा राष्ट्र की भाषा, तो राष्ट्र की भाषा यानी राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो वह जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वह आपका सही होगा कि कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसके पहले हमने बताया आपको। ए दिया है 5 वर्ष, बी दिया है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, सी दिया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या डी 5 वर्ष या 65 आयु की आयु तक जो पहले हो। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है जो भी पहले हो। अगर वह 60 साल में नियुक्त करते हैं तो वो 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। अगर वह 55 में कर रहे हैं तो वह 61 साल पे रिटायर हो जाएंगे। यानी या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या तो 65 वर्ष पहले हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? पी, अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। क्यू, अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया निकाला नहीं जा सकता। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी इसके पहले भी सिविल सेवकों यानी 312 से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार भी आपको 312 से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो पी और क्यू दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पी और क्यू दोनों। पी और क्यू जो है वह दोनों आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? ए, लोकसभा द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, राष्ट्रपति द्वारा, या डी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा। तो यह रहा आपका पार्ट नंबर 9 संविधान के क्वेश्चन, और आशा करते हैं जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड के पास शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद दोस्तों।